कहीं कहीं ऐसा गांव भी मिला है तो लोगों का कहना था कि यहाँ त्योहार नहीं आता था। तो इस तरह का बदलाव हुआ है और इस 11 महीने में भी जो विकास हुआ है वो हम चाहते हैं कि पुनः हमको मौका मिलेगी तो जो काम अधूरे बचे हुए हैं वो हम जरूर पूरा करेंगे। इसीलिए अगर सरकार सोचती है कि महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है तो आपको भी साथ देना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ दीजिए, अपने घर के परिवार का साथ दीजिए, ताकि आपकी जो पत्नी है, बहन है, माँ है, वो सर उठाकर समाज में चलें और गौरवान्वित महसूस करें। देखिए, शिक्षा हमारे बिहार में खासकर कहेंगे तो शिक्षा बहुत ही अच्छी है। आज लड़कियां, पहले तो हमें नहीं लगता है 2005 से जिनकी सरकार थी वो उसमें लड़कियां पढ़ती थी। देखिए, उनकी सरकार थी ना, उनकी सरकार थी तो कहाँ मंगल राज आया। लोग चलने से डरते थे, लोग दिन में भी नहीं चलते तो रात की दूर की बात है। आज हमारे इमामगंज की क्षेत्र ले लीजिए, आज रात में भी 2 बजे रात में लोग चले जाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में प्रथम चरण के मतदान संपन्न हुए। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बिहार में 122 सीट पर दूसरे चरण के मतदान होने हैं। कई सीट दूसरे चरण को लेकर के हॉट सीट बना हुआ है, जिसमें इमामगंज भी शामिल है। इमामगंज से एक और जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी है, वहीं महागठबंधन से रितु प्रिया है। जन सुराज से प्रत्याशी उतरकर जो है इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिए हैं। हमारे साथ दीपा मांझी है खुद बात करने के लिए, जिनसे सीधा बात हमारा है। आप उपचुनाव में बम्पर वोट से जीती, आपको फिर से एक बार पार्टी की ओर से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया। अब इस बार की चुनौती को किस रूप में देख रही हैं? अधूरे काम आगे कैसे पूरा करेंगी? क्या आपने रोड मैप बनाया है? देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि हम इधर 11 महीने से हैं इस क्षेत्र में, यहाँ की जनता हमें मौका दी है। उससे पहले हमारे फादर इन लॉ थे। इस इमामगंज की जनता के लिए, इस इमामगंज विधानसभा के लिए जो कार्य किए हैं वो बहुत ही इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायी रहा है हमारे समझ से। और यहाँ की जनता को जो इससे लाभ मिला है वो हम समझते हैं कि मेरे फादर इन लॉ के पहले जो स्थिति थी यहाँ इमामगंज की, तो बता दें कि यहाँ के लोग, खासकर महिलाएं, घर से 4 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी, लड़कियां पढ़ती नहीं थी। कहीं भी कनेक्टिविटी के मामले में जाकर देखिए तो कहीं से कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं, हम तो घूमते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि आज यहाँ जो रोड बना हुआ है, पक्की रोड बनी हुई है, तो उसमें धान रोपा जाता था। कहीं कहीं ऐसा गांव भी मिला है तो लोगों का कहना था कि यहाँ त्योहार नहीं आता था। तो इस तरह का बदलाव हुआ है और इस 11 महीने में भी जो विकास हुआ है वो हम चाहते हैं कि पुनः हमको मौका मिलेगी तो जो काम अधूरे बचे हुए हैं वो हम जरूर पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप स्वयं एक महिला हैं। महिला होने के नाते जब महिलाओं के बीच में जा रही हैं, क्या क्या समस्याएं आपको दिखी और क्या क्या आपने महिलाओं के लिए अब तक ये काम किए? देखिए, महिलाओं के लिए कहें तो महिलाएं तो अभी जब से हमारे नीतीश कुमार की सरकार आई है तो खासकर महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने, और ये बहुत सराहनीय है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। हम उनको भी अपने तरफ से और हमारी इमामगंज की जनता के तरफ से भी दिल से आभार प्रकट करेंगे कि आज उनकी सरकार बिहार में आई तब से हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। लड़कियों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाए गए हैं, लड़कियां साइकिल योजना हो, इसे किसी बहुत तरह की योजनाएं आए हैं। लड़कियां बहुत आगे बढ़ी हैं और हमारी अभी महिलाएं जो हैं, अभी जीविका का जो पूरे बिहार में ये ग्रुप बन गया है, ये कैडर के रूप में महिलाएं तैयार हो गई हैं ग्रुप बनकर। तो हम समझते हैं कि ये ग्रुप बहुत ही महिलाओं में उभर कर आया है। आज कहें तो महिलाएं जो सूद पर पैसा लेती थी, मजबूर होती थी सूद पर लेने के लिए, वो 10 रुपये सैकड़ा पर लेती थी। आज है कि सरकार का भी ये बहुत बड़ा सोच रहा है कि आज महिलाएं ले भी रही है सूद पर तो 1 रुपये सैकड़ा पर ले रही है। और इस तरह की कार्य अगर रहा तो महिलाएं बहुत ही आगे जाएंगी और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है महिलाओं के प्रति वो साकार होगा। आने वाले समय में ये दिखेगा पूरे देश को। तो भारी संख्या में महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिल्कुल स्वावलंबी बन रही हैं।
और आगे बनेंगी भी, और पूरे देश को पता चलेगा कि हमारे देश की महिलाएं बहुत स्वावलंबी और सशक्त बनेंगी। ये पूरा मुझे विश्वास है। दीपा जी, मैंने कई गांव घूमे जहां पुरुष जो थे वो विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार के इस योजना का, जो महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने जीविका दीदियों के माध्यम से स्वावलंबी बनाने का जो उन्होंने कार्य जिम्मा उठाया, उसके माध्यम से पुरुषों का कहना है कि हमारी बात महिलाएं जो है वो नहीं सुन रही हैं। तो लगता है कि अब धीरे धीरे महिलाओं पर भी जो है वो ये चमत्कार जो है वो चल गया। जी जी बिल्कुल। देखिए महिलाएं अभी पहले की अपेक्षा महिलाएं अभी अभी हम बोले कि बहुत आगे निकल गई हैं, सशक्त हो रही हैं, सशक्त भी हो गई हैं, और आने वाले समय में भी ये दिखाएंगी महिलाएं। लेकिन कहना चाहते हैं जो भी हमारे भाई हैं अपने पत्नी के ऊपर जो ये दबाव डाल रहे हैं कि तू मेरी बात नहीं मान रही है, सरकार की बात मान रही है, लेकिन देखिए उन लोगों से भी हम अपेक्षा करेंगे और आशा भी करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी पत्नी को कि सर उठाकर समाज में जिए, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, तो आपका ही नाम रोशन होगा, अपने परिवार का नाम रोशन होगा, बच्चों का भरण पोषण खुद से कर सकेंगी, तो आपको गर्व महसूस होगा। इसीलिए अगर सरकार सोचती है कि महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, तो आपको भी साथ देना चाहिए, अपनी पत्नी का साथ दीजिए, अपने घर के परिवार का साथ दीजिए, ताकि आपकी जो पत्नी है, बहन है, माँ है, वो सर उठाकर समाज में चलें और गौरवान्वित महसूस करें। दीपा जी, सवाल आपसे है शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ। शिक्षा और रोजगार को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर उंगलियां उठाते रहा। कई सवाल जो है अभी वही मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी मैदान में है। इमामगंज में आप क्या सोची हैं, किस तरह से आप रोजगार लाएंगी, शिक्षा को लेकर के आप क्या कुछ करने वाली हैं यहाँ पर? देखिए शिक्षा हमारे बिहार में खासकर कहेंगे तो शिक्षा बहुत ही अच्छी है। आज लड़कियां, पहले तो हमें नहीं लगता है 2005 से जिनकी सरकार थी वो उसमें लड़कियां पढ़ती थी। हम अपने बारे में बता देना चाहते हैं कि हम जब पढ़ते थे तो साइकिल चला कर आते थे, हम खुद से साइकिल चलाते थे, बाइक भी चलाते थे, तो लोग हंसते थे कि देखो लड़की साइकिल चला रही है। तो उस समय थोड़ा सा हमको लगता था कि हाँ हंस रहा है तो हम शायद हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मन में ये भी था कि अगर हंस रहे हैं, उनकी बातों को हम अगर गौर करते हैं तो उनकी बातों में हम आ जाते हैं तो आज हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो नहीं, उनकी बातों को अनसुना करके हम आगे बढ़ते रहे और आज हम आप लोग के बीच हैं और लड़कियां पढ़ रही हैं और जो भी शिक्षा के स्तर हो बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में भी फिर से कहेंगे कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर एकदम अफसर बिटिया बनेगी और शिक्षा का सुधार अभी भी बहुत अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और रोजगार की बात है तो रोजगार तो हमारी सरकार 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है और 35% रोजगार नौकरी में दिया गया है। तो इस तरह के रोजगार के प्रति जो सरकार का सोच है बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में रोजगार मिलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार पे। गया में इंटरनेशनल हब बनने जा रहा है रोजगार को लेकर, इस बात की खुशी है? जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी है और हम चाहेंगे कि हमारी जो इमामगंज विधानसभा है, हमारा इमामगंज विधानसभा, तो हम ही सरकार से मांग करते हैं और केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं, अगर हमारी बातों को सुनते हैं तो, कि एक ऐसा क्लस्टर सेंटर यहाँ बनाया जाए कि ताकि जो पलायन होते हैं क्षेत्र से और गांव के लोग जो बाहर जाकर पलायन करते हैं वो कम हो। और हम पूरे जनता से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अपने ये इमामगंज ऐसे सुदूरवर्ती इलाका में अगर उस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो आप पुनः एनडीए की सरकार को लाइए और शांति कायम रखने का काम कीजिए, तभी आपके क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, आपके पलायन रुक सकती है। नहीं तो अगर एनडीए की सरकार नहीं आती है, अगर नहीं चुनते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि इस तरह की व्यवस्था हो सके। निश्चित तौर पे अब एक सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बताई जा रही है। एक और महागठबंधन से ऋतुप्रिया हैं, जनसुराज से हैं और एक और दीपा मांझी हैं। इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं, चुनौती क्या है
और क्या क्या आपको अब तक ये समस्याएं फेस करनी पड़ी एक महिला होने के नाते? देखिए, चुनौतियां सभी जगह होती है, लेकिन चुनौतियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा मंजिल है तो उस मंजिल को पाने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। उस एकाग्रता को बरकरार रखना चाहिए। और त्रिकोणीय मुकाबला है, पिछले बार भी त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन हमारी जनता हमें प्यार दी, सम्मान दी, यहाँ का विकास करने का मौका दिया है। और इनका प्यार इसी तरह अगर बरकरार रहा तो पुनः हम 5 साल के लिए विधायक चुनती है यहाँ की जनता, तो हम इनके बीच रहेंगे, इनका विकास हम करेंगे। एनडीए की छवि को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, आप किस तरह से इसको डिफाइन कर पाएंगी? क्या लगता है आगे आने वाले समय में जो पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आने वाले समय में इसे एनडीए खत्म करेगा? एनडीए के लिए ये चुनौती जो है आगे आने वाले समय में ये बढ़ने के बजाय और कम होगी? देखिए, एनडीए की छवि के बारे में अगर लोग सवाल उठाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमारी एनडीए की सपोर्टर या हमारी जनता सवाल उठाती है। विरोधी का है, जो अगेंस्ट पार्टी हैं, हमारे विरोध करते हैं, वो उन लोगों का ये सवाल होता है कि एनडीए का छवि खराब करते हैं और बोलते हैं उनके विरोध में। हम समझते हैं कि एनडीए की सरकार जब से आई है तब से विकास, आज पटना से किसी भी कोने में जाइए तो 3 से 4 घंटा में कहीं भी पहुंच सकते हैं। आज इमामगंज से पटना जाने की ज़रूरत है, 2 से 2.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाइएगा। तो इस तरह की व्यवस्था हुई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं एनडीए की सरकार में हुई है। तो उन लोगों का सिर्फ ये है कि विरोध करना है, एनडीए की छवि को खराब करना है। वो सिर्फ दिन रात इसी सोच में लगे रहते हैं किस तरह उनकी छवि को बर्बाद करें। आज हम कहेंगे कि आज हमारे बाराचट्टी का जो कैंडिडेट है श्रीमती ज्योति देवी जी, तो अभी देखिए कि उन पर हमला किया गया। हमारे कैंडिडेट जो हैं अनिल कुमार जी टेकारी के हैं, उन पर हमला किया गया, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस तरह की छवि सिर्फ उन लोगों का है, छवि एनडीए की खराब नहीं है, छवि वो अपनी खराब कर रहे हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और उनका कोई उपाय नहीं है। वो इसी तरह से करते रह जाएंगे और एनडीए बहुत आगे निकल जाएगी और अपना विकास का कार्य करेगी। एक समय था जब ऋतु रोहिणी रोहिणी आचार्य, माफ करिएगा, रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही थी, एनडीए की ओर से आप ढाल बन करके उनको मुंह तोड़ जवाब दी। फिर से रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में अगर महाजंगल राज लाना है तभी एनडीए की सरकार आप लोग लाएंगे, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मंगल राज होगा। देखिए, उनकी सरकार थी ना, उनकी सरकार थी तो कहाँ मंगल राज आया। लोग चलने से डरते थे, लोग दिन में भी नहीं चलते तो रात की दूर की बात है। आज हमारे इमामगंज की क्षेत्र ले लीजिए, आज रात में भी 2 बजे रात में लोग चले जाते हैं। हमसे आज हमारी ये रूबी दीदी हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये 2 बजे रात में आई हैं अपने घर इमामगंज। तो इस तरह का व्यवस्था है हमारे एनडीए सरकार की। और उनकी जो सरकार थी तो अभी देखिए ना, थोड़ा सा उनको मन में ये हो गया कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है तो तरह तरह के नारे लगवा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कभी गाड़ी चूर दे रहे हैं, मानो उपद्रव मचा रहे हैं। तो इस तरह की अगर उनकी सरकार आएगी तो आप बताइए कि मंगल राज आएगा कि जंगल राज आएगा? तो घोर महाजंगल राज आएगा अगर उनकी सरकार बनेगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए न्यूज़ फाउंडेशन से। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था हम पार्टी की ओर से इमामगंज विधानसभा सीट पर प्रत्याशी दीपा मांझी का। आप अगर इस खबर से सहमत हैं, असहमत हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आप इमामगंज के क्षेत्र से देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई ऐसी अगर बात है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका भी सवाल हम आपके विधायक यानी दीपा मांझी के समक्ष रखेंगे। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।